भिन्न भिन्न स्थानों के जूरिस्ट न्यायविद भाई बहनें ब्रह्मा कुमारीज के इस मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में एकत्रित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सभी, आप और हम सभी, परमात्मा के घर, सुप्रीम जस्टिस के घर में एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष में यह वर्ष 2022 और 23 आज़ादी के 75 वर्ष इस रूप में मना रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था भी इसी भारत सरकार के उपक्रम को चला रही है। और हमारे जो 22 विंग्स हैं, तो हम सभी मिलकर इस वर्ष को अपने तरीके से मना रहे हैं, आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं। आज का हमारा जो ये विषय है इस कॉन्फ्रेंस का, रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत को स्थापित करने के लिए न्यायविदों की भूमिका। जैसे हम सभी ने आज़ादी में अपना योगदान दिया था, सभी न्यायविदों ने, वैसे ही अब स्वर्णिम भारत की भी स्थापना में हमें अपना योगदान देना है और इसी विषय के ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया है। महात्मा गांधी जी का भी एक अपना विचार था कि भारत को राम राज्य बनाना है और अभी परमपिता परमात्मा स्वयं आकर इस विश्व को हम आत्माओं की ही मदद से सच्चा सच्चा राम राज्य बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस कलयुग के अंतिम समय में बहुत ही दुख, अशांति स्थापित हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। हम सभी कोर्ट्स में काम करने वाले हैं, इसलिए हम भली भांति जानते हैं इस बात को। तो इस जैसे रात पूरी होते ही दिन आता है, ऐसे ही ये जो कलयुग का घोर अंधियारा है, ये समाप्त करके स्वर्णिम भारत को हमें लाना है। और हम सभी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे जो हमें सुनाई जाएगी। उन सभी बातों को हम धारण करेंगे, स्वयं में भी लाएंगे और औरों के भी जीवन में मूल्यनिष्ठ समाज बनाएंगे, मूल्यवान जीवन बनाएंगे। और तभी जब सब मूल्यवान बन जाएंगे तो अपने आप स्वर्णिम भारत की निर्माण होगा। तो आज इसी विषय पर हम यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से निवेदन करती हूँ कि वे सभी आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.J. देसाई, जज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। हम सभी करताल ध्वनि से इन सबका स्वागत करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.S. पच्चापुरे, पेट्रन जूरिस्ट विंग। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस P.B. मजमूदार, जज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, रिटायर्ड। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N. जिंदल जी, जज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, रिटायर्ड। कुछ समय के पश्चात हमारे आदरणीय दादी रत्न मोहिनी जी भी हमारे बीच में पधारेंगे। राजयोगी डॉक्टर B.K. मृत्युंजय जी, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ऑनरेबल जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता जी, जज हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीरेंद्र कुमार कर्ण, जज हाई कोर्ट ऑफ नेपाल। आदरणीय राजयोगिनी लता दीदी जी, राजयोगिनी B.K. विद्या बहन जी, B.K. बिपिन भाई मुंदड़ा, आप सभी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बाबूलाल यादव जी, करताल ध्वनि से हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि हम कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो परमात्मा की स्मृति से करते हैं और अंत करते हैं तो भी परमात्मा की स्मृति में ही उसे करते हैं।
तो हम अगर परमात्मा की स्मृति में, प्रभु स्मृति में, प्रभु प्रेम में कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो वेल बिगिन इज़ हाफ डन हो जाता है। इसलिए हम सभी अभी 3 मिनट के लिए परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति से हम गूंजाएं आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये गीत सुनते ही आपने भी शांति का अनुभव किया होगा और इसकी महिमा भी सुनी होगी। हमारे बीच हमारे भ्राता मृत्युंजय जी पधारे हैं, आपका स्वागत है।
सर्वप्रथम मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंचासीन सभी मेहमानों का बाजस के द्वारा स्वागत करें। स्वागत की परंपरा हमारे भारतवर्ष में चलती आ रही है और हम अलग अलग तरीक़ों से हमारे मेहमानों का हमेशा स्वागत करते हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एजे देसाई जी, आप करतल ध्वनि से इन सभी का स्वागत करते रहें। भ्राता मृत्युंजय जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीबी मजमूदार जी, Honorable Mr. Justice A.N. Jindal ji, Judge, High Court of Punjab and Haryana, retired. Honorable Mr. Justice A.S. Pachapure ji, Patron, Jurist Wing. कितना सुंदर समय बन गया है ये, कितना खुशी और आनंद का वातावरण है। आप सभी इस वातावरण में आके बहुत खुशी प्रसन्नता अवश्य ही महसूस कर रहे होंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र करण जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सर्वेश कुमार यादव गुप्ता जी, डॉक्टर बाबूलाल यादव जी, ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन जी, भ्राता विपिन मुंदड़ा जी, स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुरवाणी लता दीदी का भी स्वागत है। मैं आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप को। मधुरवाणी ग्रुप ये हमारे सतीश भाई जी हैं। ये इन्होंने 3000 से भी अधिक गीत लिखे हैं और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे बीकेस के होते हैं या बाहर के होते हैं, आप गीत लिखते हैं और कई कैसेट्स भी आपकी बनी हुई हैं और खुद ही रचना करना और खुद ही इसको संगीत देना, ये सब कार्य आप करते हैं। बहुत सुंदर रीति से आप गीत बनाते हैं। इनके शब्द अगर आप गौर से थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत सुंदर शब्द होते हैं। ये स्वागत गीत के शब्द हैं, आबू धरती पर सजा है फिर से ये दिव्य न्याय दरबार। न्याय के मंदिर में न्याय देवों का है सत्कार। आपका स्वागत है, बारंबार अभिनंदन है 100 बार। तो मधुरवाणी ग्रुप आप सभी का गीत द्वारा स्वागत करेंगे। इंसाफ के मंदिर में
इंसाफ के देवों का है सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना स्वागत स्वीकार करें। अब धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। अब धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। अब धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। न्याय के मंदिर में न्याय देवों का है सत्कार। न्याय के मंदिर में न्याय देवों का है सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन सौ सौ बार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन सौ सौ बार। आजादी का अमृत उत्सव इस मुकाम पर लाया। स्वर्णिम भारत निर्माण को हम सब ने कदम बढ़ाया। आजादी का अमृत उत्सव इस मुकाम पर लाया। स्वर्णिम भारत निर्माण को हम सब ने कदम बढ़ाया। विश्व बापू करा रहे बापू का स्वप्न साकार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन सौ सौ बार। आप प्रसन्नता से करतल ध्वनि से अपना स्वागत स्वयं करें। हम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार बनाए। एक राह के राही हम प्रभु योजना सफल बनाए। हम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार बनाए। एक राह के राही हम प्रभु योजना सफल बनाए। न्याय नीति का जहां बने सब में हो प्यार ही प्यार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन सौ सौ बार। अरावली की चोटियां झुक झुक नमन है करती। प्यार से आबू की फिजाएं अभिनंदन है करती। अरावली की चोटियां झुक झुक नमन है करती। प्यार से आबू की फिजाएं अभिनंदन है करती। स्वयं विधाता लिए बढ़े किरणों में विजयी हार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। न्याय के मंदिर में न्याय देवों का है सत्कार। आप
आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ बार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश भाई जी और मधुरवाणी ग्रुप के भानु भाई जी और रमेश भाई जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हमें, और हम सब जो अपनी शायद ही इतनी महिमा नहीं जानते होंगे, इतनी महिमा आपने हमारी की है और हमें याद दिलाया है कि हमें भी ऐसे और भी अपने जीवन में श्रेष्ठता लानी है। इस स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ भ्राता बिपिन मुंदड़ा जी को। आप वेलकम एड्रेस प्रेजेंट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपका 2 शब्दों में परिचय दे दूँ। भ्राता बिपिन मुंदड़ा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन से और मुंबई में पिछले 23 साल से प्रैक्टिस करते हैं। आपने WIRC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आप मेंबर भी हैं और पिछले 27 साल से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। और हमारे यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सेवाएं देते हैं और जूरिस्ट विंग के आप लाइफ मेंबर भी हैं और इसमें भी बहुत उमंग उत्साह से सेवाएं देते हैं। आपकी युगल भी है मीनल मुंदड़ा जी, तो आप भी CA हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप भी दोनों मिलकर बाल ब्रह्मचारी है, आपकी ये विशेषता है, तो दोनों ही बहुत उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ भ्राता बिपिन मुंदड़ा जी के वेलकम एड्रेस प्रेजेंट करने के लिए। गुड इवनिंग, ओम शांति एंड नमस्ते टू ऑल एंड वन। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वर्णिम भारत, इस थीम पर आयोजित इस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में इस रिसेप्शन सत्र में मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, इसका मैं अपने आप का सौभाग्य समझता हूँ तथा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर्वप्रथम हम सभी आत्माओं के परमपिता शिव परमात्मा, जो कि आप सभी को मालूम है हाईएस्ट सुप्रीम जूरिस्ट है और उनका हर जजमेंट विश्व कल्याण के लिए रहता है, ऐसे हमारे निराकार शिव परमात्मा, इनका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस AJ देसाई सर, आप गुजरात हाई कोर्ट के प्रेजेंट जस्टिस है और लॉ एंड जजेस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहली बार आप ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आए हैं, मुझे आशा है कि अब आप बार बार आते रहोगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत सर। ऑनरेबल जस्टिस AS पाश्यपुरे जी, आप हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कर्नाटका है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कर्नाटका पुलिस कंप्लेंट बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं तथा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जूरिस्ट विंग के पैट्रॉन है और हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। ऑनरेबल जस्टिस PB मजूमदार जी, आप हाई कोर्ट गुजरात के रिटायर्ड जज है और बहुत ही आपके बारे में हमने सुना है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और वातावरण को लाइट बनाने की आपकी स्पेशलिटी है। आप 2012 में रिटायर होने के बाद अभी आप सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से सेकंड इनिंग कहो या यू आर अगेन डॉन द हेड ऑफ लॉयर, सो आपका भी मुजुमदार सर बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल जस्टिस AN जिंदल सर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आप भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज इस प्रोग्राम में बता रहे, आपका भी हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं स्वागत करने जा रहा हूँ ऑनरेबल जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता जी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फ्रॉम उत्तराखंड। आप समय समय पर पधारते रहते हैं, जब भी हम आमंत्रित करते हैं तो भाई साहब आते हैं और हमें वर्ड ऑफ विजडम से गौरवान्वित करते हैं। अभी ऑनरेबल जस्टिस बीरेंद्र कुमार कर्ण जी, रिटायर्ड जज फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ नेपाल, आपका भाई साहब मैं विशेष हार्दिक स्वागत करता हूँ।
यू हैव ट्रूली मेड दिस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल वन. थैंक यू. आपका हार्दिक बहुत स्वागत है वीरेंद्र कुमार भाई साहब. अभी मैं आज के विशेष मुख्य जिनका हम सुनने वाले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी पधारने वाले, अभी तक पधारे नहीं हैं. उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ. मुख्य प्रशासिका है और जब से यज्ञ स्थापन हुआ तब से जुड़े हुए हैं. हर प्रकार की सेवा उन्होंने यज्ञ में की है. और ऐसे हमारे दादी जी, इनके बारे में एक दो शब्द कहना भी चाहूँगा दादी जी के बारे में. दादी जी के बारे में कहते हैं कि जहाँ दादी जी आने वाले होते हैं वहाँ उनका इंतज़ार होता है. हम सभी दादी जी का इंतज़ार कर रहे हैं. जहाँ दादी जी जाते हैं रहते हैं वहाँ उनको सभी प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद दादी जी को सभी याद करते हैं. ऐसे हमारे आदरणीय रतनमणि दादी जी पधारने वाले हैं. उनका भी मैं तहे दिल से आप सभी की ओर से और जूरिस्ट विंग की ओर से स्वागत करता हूँ. हमारे बीच आज राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई जी भी उपस्थित है. आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज है तथा एज ए चेयरमैन ऑफ एजुकेशन विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो भी भारत भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मूल्य आधारित या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का जो जॉइंट कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट किया है. और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भाई साहब की कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी सारे भारतवर्ष में यह कोर्स मूल्य आधारित वैल्यू बेस्ड जो चालू हो, और राइट फ्रॉम डिप्लोमा से लेके PhD तक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कोर्स चालू करने में ब्रह्मा कुमारीज के एसोसिएशन से अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ मृत्युंजय भाई जी इंस्ट्रूमेंटल है. भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत है. आज हमारे अपने ही आदरणीय राजयोगिनी बीके लताबेन, आप सभी लताबेन को भली भांति जानते हैं क्योंकि इतने साल से लताबेन हमारे जूरिस्ट विंग को तथा लीगल डिपार्टमेंट जो है या ब्रह्मा कुमारीज का उसको सेवाएं दे रहे हैं. और हर कॉन्फ्रेंस में सभी को बहुत उत्साह से सबका उत्साह बढ़ाते हैं और आने के लिए प्रेरित भी करते हैं. अभी मैं डॉक्टर बाबूलाल यादव जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं. आप पास्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉलेज अलवर है और प्रेजेंटली सनराइज इन लॉ यूनिवर्सिटी के आप डायरेक्टर भी है. तो बाबूलाल भाई जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. ऑफ द डायस हमारे चेयरमैन BL माहेश्वरी जी, वाइस चेयरमैन राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी पुष्पा दीदी जी, हमारे पैट्रॉन BD राठी जी, रश्मि ओझा नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा जस्टिस पुजारी जी कटक हाई कोर्ट और जस्टिस सुनीता यादव ग्वालियर हाई कोर्ट से जो पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ. पद्मश्री डॉक्टर रमेश गौतम जी एडवोकेट सीनियर सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच पधारे हैं. भाई साहब पहली बार आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. चौथी बारी आए भाई साहब, थैंक यू. तो अभी आप अगली बार बाबा के बच्चे बन के आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, गेस्ट करके नहीं आएंगे. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो हमारे बन गए जी भाई साहब. ब्रह्मा कुमारी श्रद्धा बेन जो न कि ये प्रोग्राम बट सारा हमारे हेड क्वार्टर तथा मधुबन कोऑर्डिनेटर कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं हम सभी को, तथा गेस्ट से लेके तो डेलीगेट्स गाइड सभी का कोऑर्डिनेशन करते हैं, सभी का एकोमोडेशन जो कोऑर्डिनेट करते हैं. ऐसे श्रद्धा बेन हमारे उपस्थित है, कोऑर्डिनेट करें, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. और अंत में सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी डेलीगेट्स और आपको जो लेके आए हैं इतने सारे गाइड, आपका मैं बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूं. आप है तो ये मंच है, अगर आप नहीं होता तो मंच भी नहीं होता. तो आप सभी का फिर एक बार इस जूरिस्ट विंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. ओम शांति. धन्यवाद. भ्राता बिपिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू भ्राता बिपिन जी. हमारी आदरणीय विद्या बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. आप हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर है. तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विश्वविद्यालय के बारे में और इस विंग के बारे में, ये विंग क्या कार्य करती है, ये विश्वविद्यालय क्या है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी विद्या बहन जी. विद्या बहन जी, आप लॉ प्रोफेसर रहे हैं, 15 वर्ष तक आपने प्रोफेसरशिप की है और उसके बाद में आप समर्पित रूप से बेलगाम में सेवाएं दे रहे हैं पिछले 30 सालों से. और आपने
भारत में तथा विदेश में भी ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। सभी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को लाभान्वित किया है। आप जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और स्पार्क विंग जो राजयोग एजुकेशन विंग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक और प्रभाग है स्पार्क विंग, उसके भी आप कर्नाटका की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अबाउट द इंस्टीट्यूशन एंड अबाउट द विंग, जूरिस्ट विंग के बारे में सभी को अवगत कराएं। आदरणीय विद्याबेन जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ भ्राताएं और यहाँ पधारे हुए सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ भाई बहनें, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ पे आप इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं, एक ऐसी अनोखा संस्था है जो पूरे विश्व में सर्व प्रकार की, सर्व वर्ग की, सर्व भेदभाव के बिना सर्व प्रकार के लोगों के लिए यह एक ऐसे अनोखी विद्या दे रही है जिससे लोग अपने जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तन भी करते हैं और जीवन में सच्ची सुख शांति और आनंद का अनुभव भी करते हैं। यह एक आध्यात्मिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चलने वाला यह संस्था पूरे विश्व में अपने भाई बहनों को पाकर विश्व एक परिवार, यह जो कल्पना है ये सिर्फ कल्पना नहीं सच हो सकता है, यह बात सिद्ध करने के लिए संस्था अपना कार्य कर रही है। 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा जिनका एक वायदा था भगवद गीता में, जैसे आप सभी ने सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब दुनिया में या खास भारत में धर्म की ग्लानि होती है उस समय पर मैं आता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। यह बात सभी भारतवासी खास करके मानते भी हैं, लेकिन वह कब होगा? आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में धर्म की सचमुच ग्लानि होती जा रही है। धर्म की ग्लानि का मतलब धर्म कम नहीं है, लेकिन धर्म आपस में लड़ रहे हैं जिस बात का धर्म को सचमुच पता नहीं था। माना धर्म की परिभाषा ही अलग हो चुकी है, बिल्कुल विरुद्ध हो चुका है। इसी को हम धर्म की ग्लानि कह सकते हैं। और इस ग्लानि को ठीक करने के लिए, इसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वयं परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ेगा अपने वायदा अनुसार। वही कार्य अभी हो रहा है। 1936 में सिंध हैदराबाद में, जो अब पाकिस्तान में आता है, वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा नाम के इस रुद्ध मानव के शरीर में स्वयं परमात्मा ने प्रवेश किया और इस संस्था की स्थापना की। आज 85 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 86 ईयर चल रहा है और 86 इयर्स में 140 से अधिक देशों में इसकी शाखाएं खुली हैं और पूरे विश्व में सब अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में चिंतन करना शुरू किया है, जो बहुत समय तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो अपने बारे में सोचना, अर्थात हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में अवगत करते हुए अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए और विश्व को सुंदर कैसे करें, इस मार्ग पर बहुत सारे लोग, 10 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में 9000 से अधिक शाखाएं खुली हैं जहाँ पे लोग अपने जीवन का परिवर्तन खुद ही देख रहे हैं और आज के टेंशन भरी संसार में सुखमय रीति से संसार कैसे चलाए इस बात को अनुभव कर रहे हैं। ये संस्था कोई भी जाति भेद, मतभेद, लिंग भेद, देश भेद या वेश भेद पर नहीं जाते। हर व्यक्ति के लिए आयु के भेद भी नहीं है या लिंग भेद भी नहीं है। हर वर्ग के, हर प्रकार के व्यक्ति, कोई भी फील्ड का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी वर्ग का हो, आकर अपने जीवन में सुंदर अनुभव ज़रूर करते हैं। इसलिए यह एक अनोखा विश्वविद्यालय है। माने सारे विश्व के लोगों के लिए, आत्माओं के लिए यह विशेष शिक्षा देती रहती है।
यहाँ सिखाने वाले राजयोग, सहज राजयोग बहुत ही सुंदर एक मेडिटेशन, ऐसा एक प्रथा है जिससे सचमुच हमारे मन शांत हो जाता है और आज के विचलित परिस्थितियों में भी अपने को कैसे अचल रखे और परिस्थितियों का सामना कैसे करें, इन बातों को अवगत कराते रहते हैं। वास्तव में यह संस्था कई वर्ग के लोगों के लिए उनके हिसाब से भी काम कर रहा है। जैसे 20 विंग्स है, यहाँ पे अपने अपने वर्ग के लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे लिए यह स्पिरिचुअल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर वर्ग के लिए यह क्यों ज़रूरी है ये बताने के लिए वर्ग बनाए गए हैं। उसमें से जूरिस्ट विंग भी एक है। जैसे मेडिकल विंग है, जूरिस्ट विंग है, एजुकेशन विंग है, अथवा साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वालों को यह नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज और यहाँ सिखाए जा रहे राजयोगा मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों को अवगत कराना इसका लक्ष्य है। तो जूरिस्ट विंग के कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं समझती हूँ ये जूरिस्ट विंग भी अपना कार्य शुरू करके बहुत ही एक समाज के एक उन्नत वर्ग के लोगों को, अर्थात इस समाज में आज हम देखते हैं न्याय वर्ग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल चल रहा है और ऐसे समय पर उनको आध्यात्मिकता की आवश्यकता और राजयोगा मेडिटेशन की आवश्यकता के बारे में बताते हुए ये जूरिस्ट विंग अपनी सेवाएं बहुत सुंदर रूप से कर रहा है। ये शुरू हुआ था जैसे ही विंग के सर्विस शुरू हुई 1988 से, और तब से लेकर यह सेवाएं देती रही है। आदरणीय भ्राता रमेश शाह जो इस संस्था के चीफ सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इस संस्था के वरिष्ठ भ्राताओं में से एक, और उन्होंने शुरू किया था इसका चेयरपर्सन बन के, और आज वह वृक्ष इतना बड़ा बढ़ चुका है। आज संस्था के जो जूरिस्ट विंग है इसके चेयरपर्सन आप देख रहे हैं, यहाँ ब्रदर BL महेश्वरी भाई जी बैठे हैं, वाइस चेयरपर्सन आदरणीय दीदी जी बैठी हैं, और इसमें पैट्रन्स भी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आदरणीय जस्टिस कृष्णा अय्यर जी, जिनको कोई जानते नहीं ऐसा है ही नहीं, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जी इस संस्था के पहले पैट्रन थे। बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने बताया था कि आज हम जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ कॉलेजों में लॉ पढ़ते समय पढ़ते हैं, बाद में जब वृत्ति शुरू हो जाती है उस समय पर उसके बारे में भूल ही जाते हैं, लेकिन ओम शांति जूरिस्प्रूडेंस अगर हमारे लाइफ में आएगा तो हमारा जीवन सचमुच सुंदर बनेगा। और जूरिस्प्रूडेंस जो जिस काम के लिए उसको तैयार किया गया है उसका हम स्टडी करते हैं, वह हमारे लाइफ में भी आ सकता है। ये बात उन्होंने पहले भी बताया था। और आज इस संस्था के जूरिस्ट विंग के पैट्रन्स हमारे पास 3 हैं, जो तीनों ही बहुत ही सुंदर रूप से, सुचारू रूप से इस संस्था के लिए गाइडेंस देते रहते हैं। आदरणीय जस्टिस ईश्वरैया जी, आदरणीय जस्टिस राठे जी, आदरणीय जस्टिस पाच्छापुरे भाई जी, ये तीनों रेगुलर मेंबर्स हैं इस संस्था के, और साथ में अपने जीवन में भी परिवर्तन लाते हुए अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। और संस्था में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो पूरे नेशन में, सिर्फ नेशन में नहीं, वैसे देखा तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं देती रही हैं। वैसे ये संस्था के लिए कोऑर्डिनेटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर करने के लिए निमित्त रूप में हमारे रश्मि ओझा बहन जी हैं और ब्रदर सतीश टन्नू भाई जी हैं, और वैसे खास हम भी हैं। तो इस रूप से सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने लौकिक कामकाज करते हुए भी, वकीली वृत्ति हो या जज की वृत्ति हो, चलाते हुए इसको चलाना बहुत ही सुंदर रूप से कर सकते हैं। यह बात सिद्ध करने वाले हज़ारों वकील लोग और जज लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ साथ, इस जूरिस्ट विंग के साथ साथ। ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि जूरिस्ट विंग एक विशेष ऐसी है, क्योंकि बुद्धिमानों की एक वर्ग होकर भी इस बात को अगर समझ लिया जाए तो जीवन ही नहीं समाज भी कैसे सुंदर हो सकता है। ये बात सिद्ध करने के लिए वकील लोग, हमारे जूरिस्ट विंग के लोग सभी उपस्थित है और इसमें कार्यरत है। तो ऐसे ये संस्था कार्य करती है
और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी रिकॉग्निशन ऑलरेडी हो चुकी है। एज एन एनजीओ यूनाइटेड नेशंस के यह कार्य करती है, कंसल्टेटिव स्टेटस है इकोसोक और यूनिसेफ में, और साथ में कई प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पर उपाधियां भी इस संस्था को मिली हुई है। आज आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस संस्था के साथ बहुत ही अच्छा एक रेस्पेक्ट रखा है, और कोई भी बड़ा कार्य होता है तो फिर ज़रूर संस्था को याद करते हैं। उनका बहुत इच्छा थी, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो उस समय पर संस्था की तरफ से आप कैसे सेवा कर सकते हैं यह क्वेश्चन उन्होंने रखा था। और जब उनको पता चला कि 10 लाख से अधिक लोग इसमें संपूर्ण रूप से अपने को जोड़ सकते हैं, बहुत खुश हुए और संस्था का इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन भी किया था। और ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी इसमें लगे हुए हैं, कई प्रकार के संशोधन चल रही है। तो संस्था सारे विश्व में लोगों को वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली को सिद्ध करने के लिए कार्यरत होकर आज पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देती रही है। ऐसी संस्था के जूरिस्ट विंग के प्रोग्राम में आप सभी पधारे हैं, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपना 2 शब्द पूर्ण करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्या बहन जी, आपने संस्था के बारे में और जूरिस्ट विंग के बारे में हम सभी को विस्तार से अवगत कराया। अब मैं इस सत्र को मुख्य रूप से शुरुआत करते हुए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस बच्चापुरे जी, पेट्रन जूरिस्ट विंग। थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपका परिचय देना चाहूँगी। आप हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के जज रह चुके हैं। आप फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रहे हुए हैं। ही इज़ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन 18/8/1975, practiced in civil, criminal and cooperative matters, appointed as directly recruited district and sessions judge during February 1993, and served as additional district judge and sessions judge later as registrar vigilance in High Court of Karnataka. Appointed as an additional judge of High Court of Karnataka on 4/7/2007. Since 1992, he is a regular student of Brahma Kumaris. I request Honorable Mr. Justice A. Bachapure ji to give greetings. Om Shanti. Honorable Justice A.J. Desai, the Senior Judge, High Court of Gujarat. Honorable Justice B.B. Mujumdar, Honorable Justice A.L. Jindal, Honorable Justice Gupta, Honorable Justice Rathi, Honorable Justice Srimati Sunita Yadav, my affectionate Justice Pujari, I think he has also come, and my honorable brother Rajyogi Dr. Mrityunjay Bhai ji, sisters, my affectionate sisters Lata Behan, Sharda Behan, Pushpa Didi, and my affectionate brother B.L. Maheshwari, and all my brothers and sisters who have assembled today in this reception program. See, I was first selected as a district judge in the year 1993, and when I joined this institution, I did not have the perfection so far as the good qualities are concerned. And in the year 2004, I was posted as a district judge in the trial of Srimati Jayalalitha, the former Chief Minister of Tamil Nadu. And you see, the matter went on being adjourned at the request of the accused advocate, and once I became so angry in the open court, and I just warned them that in case if you go on adjourning seeking the adjournment in this way, I will be very serious about it. And on the next day in the newspaper, it appeared that the judge becomes angry.
So when I saw the word angry in the newspaper, I was so much upset. For the reason that anger is a disqualification for a judge. A person cannot be angry and simultaneously cannot have the balance of mind. So anger is a disqualification, anger is a weakness. And so also there are many weaknesses like the desire, the lust, the attachment, so many things. And these are the disqualifications for the post of the judges. So generally, whenever a person is appointed as a judge, he is called as a person elevated to the post of a judge. Elevated to the post of a judge. What is the exact meaning of the word elevation? It was said by former Chief Justice, Justice V.S. Malibhat. He said to me once that you see, elevation means bringing a man from the human's category to the God's category. Bringing a person, a human being, from human's category to God's category. So you must have all those qualities of God. Now in the Swagata song, Swagata song, it is said that the judges are Nyaya Devatas. So if you have to be a Devata, then you should not have the qualities of a human being, particularly the weaknesses. You should not become angry in the open court. You are bound to hear so patiently, so peacefully, and do justice to the parties. There are many instances in the recent days as to how the judges become angry in the open court, lose the patience, and thereby lose the balance and do something. So these are not the qualifications so far as the judges are concerned. And what is being impressed upon by this institution about the jurist wing, particularly the jurist wing, is to bring those qualities amongst the advocates, amongst the jurists, through this meditation of Raja Yoga. So, see, I feel so much fortunate for the reason that in the year 1993, when Mr. Prakash Mohasmani advocate, he was an advocate in Bellad Bagawadi in Bijapur district of Karnataka, and he invited me to this institution. I had no desire to come, but he told me at least come to see it as a hill station, not for the purpose of spirituality or any other thing, but come to see it as a hill station. But I was so much attracted at that time that I continued to be the student of this institution all along and was able to cultivate those qualities which are required for the judges to work in the open court. So since from the date when I saw in the newspaper that I was angry, the judge was angry, I never had anger in the open court at any time till my retirement. What is the use? What is the use of that anger? What is the use of that lust? Is it possible for a man? You see, in case if our mind is to be so pure, and if it is to be balanced, then these weaknesses should never be there with a judge. And you see, the judges comes from which category? The advocates category. We are from the advocates. We were the advocates, we practice as the lawyers, and then we are elevated as the judges. So we are inviting the advocates also because on a day or on some other day they will be also the judges and they have to be trained, and spirituality is the best method to see that you become a perfect man on this world. So the perfection is most essential for becoming a judge. Must have seen, you must have heard so many instances in the past. I was one of the instances, and when I saw it, I felt that I have committed a mistake. I left it, then pulled on with the institution. Therefore, purity of mind can be had only by spirituality. Spirituality is such a thing, the rest of the religions
See, so far as the religions are concerned, and the spirituality is concerned, the spirituality is said to be the mother of all the religions. So the religions preach about the rituals, whereas the spirituality speaks about the Atman, the soul, the me, the one I, and about my mind and this body. So this training is wonderfully given in this institution since beginning. And you see, the role that has been now, the program that has been now arranged is the role of jurist in establishing Swarnim Bharat. So in case if it is to be a Swarnim Bharat, just like a Ramaraj, then those all values have to be there with us, with all of us. In case if we have those values, then only we can have that Swarnim Bharat. So in the 75th year of the independence, this program has been arranged with a most important subject. See, for the last, I think, more than 2 years, in the year 2019, we had come here for the purpose of the jurist wing program. And because of this corona, which prevented us from entering into the premises of this institution for so many years, we have come for the first time with this program of the jurist wing, this role of the jurist. So there will be a marathon activities about the role of the jurists in this establishment of this Swarnim Bharat, and all of you will be taking part, and all the judges, the honorable judges. Particularly, I missed to state the name of my affectionate sister, B.K. Vidya, because recently I am told that she has become the national coordinator. She is also one amongst the persons who insisted me to continue this institution after Prakash Vasmani advocate, So, next 2 or 3 days, we will be having the programs relating to the values, ethics. Our sisters, see, they give such a wonderful speeches, They will convert the impure mind to a pure mind, so that you see, on the day when you leave this institution after 3rd or 4th day, you will feel as if that you are refreshed. So we have come over here for the said purpose. I hope that you see the function will be most successful. I welcome all the guests, the honorable judges, the former judges and the sitting judges of the different high courts to this function, and to guide us and continue to be there as the members of this institution for a long time. So with these few lines, I thank all of you. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पच्चापुरे जी। आपने हमें बताया कि कैसे राजयोग के अभ्यास से आपके जीवन में परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन ही स्वर्णिम दुनिया की या स्वर्णिम भारत को बनाने की ओर अग्रेसित करता है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.J. देसाई जी, जज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। आपको मैं थोड़ा सा आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। He is at Vadodara in the family of judges and lawyers. His father, late Mr. Justice Jitendra P. Desai, was the judge of High Court of Gujarat from 1983 to 89. Judge Saab graduated in BA Economics from St. Xavier's College, Ahmedabad in the year 1982. He obtained law degree from Sir L.L. Shah Law College, Ahmedabad in the year 1985, and was enrolled as an advocate with the Bar Council of Gujarat on 27/11/1985. He joined the office of Advocate Mr. M.C. Bhatt and Mrs. Daksha M. Bhatt, started his practice initially at the City Civil and Sessions Court, Ahmedabad, and since 1991 at the High Court of Gujarat. He was appointed as Assistant Government Pleader in the year 1984 and as Additional Public Prosecutor in the year 1995, and continued to work till elevation. He was appointed as Central Government Standing Counsel during 2006 to 2009 and was on the panel of Gujarat Electricity Board as well as on the panel of Sardar Sarovar
Narmada Nigam Limited. He appeared in large number of cases in various branches of law, including matters of constitutional importance and involving great public interest. He appeared in large number of all types of civil cases. So his lordship was elevated as an additional judge, High Court of Gujarat on 21st November 2011 and confirmed as permanent judge on 6/9/2013. So now I request Honorable Mr. Justice A.J. Desai to share his words of wisdom and give greetings to us. Honorable Mr. Justice A.J. Desai. नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबकी माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये शूज़ पहन के मैं ऊपर आया हूँ। ये आदत नहीं है तो मैं ऐसे ही आ गया हूँ, इसलिए सबसे पहले आप सबकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सब आदरणीय है मेरे लिए, बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है इस लाइन में, तो सब मेरे लिए आदरणीय है। और बहुत आदरणीय इधर भी देखते हैं और यंग जनरेशन भी है। तो ये मेरी पहली मुलाकात है, किसी भी सेंटर में भी मैं पहले गया नहीं हूँ, लेकिन मैं फॉर्चुनेट इसलिए रहा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब अरविंद कुमार जी आने वाले थे, लेकिन उनको कुछ दूसरी जगह जाना पड़ा, तो मुझे ये अवसर मिला है। तो मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर उन्होंने दिया। और जैसे ही ये मैं कंपाउंड में दाखिल हुआ तो मुझे शांति का एहसास हुआ। और वैसे तो हम वाइट कपड़े ही पहनते हैं कोर्ट में, लेकिन ऊपर हमारा काला कोट आ जाता है, लेकिन पूरे वाइट में सब शांति तो मिलती है। तो जब तक हम हमारी चैम्बर में वाइट कपड़ों में होते हो तब तक शांति रहती है, और फिर जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो ये सब कोट और गाउन सब पहन के जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि ये सेंटेंस यहाँ लिखा है वो सबको याद, जजिस को याद रखना चाहिए कि दृष्टि को शीतल, मन को निर्मल और मुख को मृदुल बनाओ। तो जब हम कोर्ट में बैठेंगे अभी तो करते हैं थोड़ा ट्राई, लेकिन फिर ज़्यादा करेंगे आज से कि सब वकील को शांति से सुने। और हमारे वहाँ पार्टी इन पर्सन भी आते हैं, तो हम जस्टिस पच्छे पूरे ने बोला कि गुस्सा मत करना, तो वो हम याद रखेंगे कि ज़रा भी गुस्सा भी आए तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि बार बार एटलीस्ट अहमदाबाद की ब्रांच है वहाँ मैं जाऊँ। मेरी वाइफ इधर है नहीं इंडिया में, लेकिन वो सब लेक्चर सुनती है और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब जब टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और यहाँ आके बहुत सारा कुछ मालूम पड़ा, ये संस्था कितने सालों से चल रही है और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। और मुझे शांति का एहसास तब हुआ जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और हम सब घर बैठे थे, फिर टाइम पास करना मुश्किल हो जाता था। तो थोड़ा एक्सरसाइज किया और थोड़ा किसी ने बोला कि योगा करो, तो उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा ऐसा लगता है मुझे। और ये कंटिन्यू करता हूँ, हफ्ते में 3-4 बार तो मैं ट्राई करता हूँ कि आधा घंटा या 45 मिनट्स योग और योगासन या मेडिटेशन करूँ। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इतना ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि मेरे फादर, मुझे मालूम है कि वो आते थे जाते थे, लेकिन इतना याद नहीं था क्योंकि मैं यंग था अभी। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि वो यहाँ भी आ चुके हैं। तो ऐसा है कि ये मेरा भाग्य है कि मेरे फादर जहाँ आते थे वहाँ मैं फिर से आ गया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.जे. देसाई। जैसे आपने लॉयर्स की परंपरा चालू रखी, लीगेसी चालू रखी, तो यहाँ भी आपने लीगेसी शुरू रखी है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि ऑल लॉयर्स टू बी कूल एंड सॉफ्ट इन द कोर्ट, दे शुड नॉट बी एंग्री। तो हम लोगों को भी सबको ध्यान रखना है कि कैसे हमको हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाकर अपने क्लाइंट्स के सामने भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच
में एक छोटी नन्ही छोटी कन्याएं हैं, वो परियों जैसी हैं, तो उनको एक नृत्य प्रस्तुत करना है। तो उनकी बहुत इच्छा है आप सभी के बीच में एक नृत्य प्रस्तुत करने की। ये जो नन्ही परियां हैं वो कथक नृत्य करती हैं और इनके जो गुरु जी हैं वो BK सुबोध शर्मा जी हैं। वो 85 इयर्स ओल्ड हैं। अगर हो तो वो सामने आकर सभी का अपना दर्शन दे। सुबोध शर्मा जी, आप कथक के गुरु हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने परफॉर्म किया है। संगीत नाटक अकादमी जयपुर घराना से में नटराज की उपाधि से आप सम्मानित हैं। भातखंडे यूनिवर्सिटीज़ के क्लासेस चलाते हैं। कथक नृत्य अकादमी के प्रेसिडेंट हैं। आप 85 वर्ष के हैं और अभी भी नृत्य सिखाते हैं सभी बच्चों को। आप कल्चरल विंग के भी आजीवन सदस्य हैं। प्रेम निकेतन दिव्य कन्या छात्रावास जो जयपुर में चल रहा है ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहाँ की कन्याओं को आप ट्रेंड करते हैं और वो उन्हीं छात्रावास की कन्याओं की डांस प्रस्तुति यहाँ पर लेकर आए हैं। 2017 में भी आपने जूरिस्ट विंग में प्रोग्राम दिया था। और अभी ये छोटी कन्याएं जो है कुमारी तमन्ना, कुमारी दिया और कुमारी आरती, ये एक गीत पे अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। तो प्रस्तुत है नृत्य। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे राम
थैंक यू वेरी मच। अभी हम इन बच्चियों का कार्यक्रम हमारा जब कल्चरल प्रोग्राम होगा उसमें भी वो बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति देने वाली है। कार्यक्रम को हम अभी आगे बढ़ाते हैं और ग्रीटिंग्स देने के लिए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीबी मजमूदार साहब। आप यहाँ पहले भी आए हुए हैं और मैं आपका सर थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। जस्टिस पीबी मजमूदार, he was born on 9/9/50 at Baroda. His father Shri Bhadruilal Majmudar was an eminent lawyer of Baroda Bar. Justice Majmudar passes BCom degree in the year 1971 and law degree in 1974 from MS University Baroda. He started his practice as a lawyer in Gujarat High Court at Ahmedabad in 1974 with his late brother Justice S.B. Majmudar. His late brother S.B. Majmudar was appointed as Chief Justice of Andhra Pradesh and also appointed as Chief Justice of Karnataka. Later he was appointed as Supreme Court Judge. Justice Majmudar's family is also a lawyer's family like Justice A.J. Desai's family. His two sons are also practicing in Gujarat High Court. He was elected as President of Gujarat High Court Advocates Association in the year 1995. He was appointed as Senior Standing Counsel Government of India in the year 1998 and continued to be so till his elevation as High Court Judge. Justice Majmudar was appointed as Judge of Gujarat High Court in the year 1999. Justice Majmudar was also transferred to Rajasthan High Court and later Bombay High Court. He was retired as High Court Judge in the year 2012. As a High Court Judge, he has given judgments on various important issues in civil and constitutional matters. His judgments can be seen in various law reporters. At present, he is practicing as Senior Advocate in Supreme Court of India, New Delhi. So I now request Honorable Mr. Justice P.B. Majmudar ji to give greetings. Honorable Justice A.J. Desai, Judge, Gujarat High Court. All the dignitaries on dais, मैं सबका नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा टाइम कम है, मगर सभी महान व्यक्ति यहाँ मौजूद है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब मेरे से वडील हैं। और सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ जो पीछे फोटो है लेखराज जी, आज वो नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। जो संस्था आज है तो मैं खुद प्रणाम करता हूँ, आप सब भी प्रणाम करिए, उनकी वजह से आप लोग यहाँ हैं। मैं पहले तो द्विधा में था क्योंकि एज ए जज हम लोग इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और जजमेंट देते हैं। तो मैं गुजरात से हूँ तो मेरा हिंदी इतना पावरफुल नहीं है, तो जो भी क्षति है वो आप कंडोन करना, कंडोन वो भी मैं इंग्लिश शब्द बोलता हूँ तो माफ़ करना, थोड़ी गलती हो सकती है, मगर हिंदी में बोलने का चांस जब भी मिलता है मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। गलत तो गलत, आपको सुनना तो पड़ेगा। भाई और बहनों, मेरे लिए कुछ दो शब्द बहन जी ने कहे, मगर ये इंस्टीट्यूशन की ब्रता बहन जो काम कर रही है उसके आगे मेरा परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो है। मैं कुछ नहीं हूँ जो आप लोग कर रहे हो वो, क्योंकि एज ए लॉयर तो मैं प्रोफेशनल फी लेकर काम करता था। एज ए जज की तो ड्यूटी बिल्कुल पायस होती है, फिर भी मैं पगार लेता था और डिसीज़न देता था। मगर हमारे कर्नाटक के जज साहब ने जैसे बोला, मैंने ज़िंदगी में कभी एंगर नहीं रखा। वो बोलते ह्यूमन, आप सटायर करते हो, मनोरंजन भी करते हो, उससे मैं इस मानता हूँ कि जैसे आप मन प्रफुल्लित करके, जैसे योगा करने के बाद आप प्रफुल्लित मन होते हैं तो उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मैंने कैसे इतने जजेस देखे कि इतने गुस्से में होते हैं, वो थरथराते हैं, तो उसके जजमेंट बहुत से गलत ही हो जाते हैं। तो जैसे शांति से काम करो तो परफेक्शन उसमें ज़्यादा होता है। और भाई और बहनों, मैं एक बात कहूँ कि जज का ड्यूटी बहुत
पायस है, पवित्र ड्यूटी है। और हमारे यहाँ एक जज साहब थे, बहुत स्ट्रिक्ट, इंग्लिश के बहुत हिमायती थे, तो थोड़ी भी मिस्टेक इंग्लिश में होती थी तो गुस्से हो जाते थे कि मिस्टर यू डोंट नो। तो एक सीनियर वकील आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उसका इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं था, तो वो जज ने गुस्से में कहा कि मिस्टर यू आर स्पॉइलिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज बिगाड़ रहे हो। तो वकील विटी था थोड़ा हंसमुख, उसने बोला साहब अंग्रेज लोगों ने मेरे देश को 200 साल बर्बाद किए, तो मुझे पूरा इंग्लिश उनकी लैंग्वेज बर्बाद करने का हक है। इंग्लिश पीपल हैव स्पॉइल्ड माई लैंग्वेज फॉर 200 ईयर्स, सो आई हैव ऑल द राइट टू स्पॉइल देयर लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा होता है। तो मेरा हिंदी स्पॉइल हुए तो आप माफ़ करना। इंस्टेड ऑफ परफेक्ट इंग्लिश आई वुड लाइक टू बी इनपरफेक्ट इन हिंदी। भाई और बहनों, ये जो प्रजापिता इंस्टीट्यूशन है, जो प्रजापिता बहनें काम कर रही है, वो बहुत सराहनीय है। आज सुबह मेरे घर एक मेड सर्वेंट आती है, शी इज़ अबाउट 30-35 साल की उम्र है। मैंने बहन जी जरा दिव्य भास्कर पेपर बाहर से मुझे पढ़ने देना। उसने कहा साहब मुझे तो बिल्कुल गुजराती आता नहीं है, तो मुझे पढ़ने ही नहीं आता है। तो आई वॉज सरप्राइज। मैंने बोला पेपर भी पढ़ने का नहीं, मैं आप पढ़े कितना हो? बोले मैंने स्कूल में, मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में भेजा ही नहीं। 35 साल की वो औरत होगी। तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो मैंने सोचा कि आज की जो लड़कियां हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और जो बाबा के मन में आज से कितने साल पहले विचार आया कि स्त्री शक्ति को जागरूक करो, तो मैं लकी इसलिए हूँ कि मेरा प्रोग्राम होने से पहले छोटी छोटी बच्ची ने प्रोग्राम दिया। वो भी एक कोइंसिडेंस है, मेरे बाद में भी हो सकता था, मेरे पहले ही आया। तो वो कुछ ईश्वरीय चमत्कार मैं गिनता हूँ। मैं 15 साल के बाद यहाँ आया, और 15 साल पहले मैंने जो देखा था वही क्लीनलीनेस, वही परफेक्टनेस, वही स्वच्छता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता अभियान करते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो स्वच्छता अभियान मैंने कोई जगह देखा ही नहीं, इतना क्लीन। और ये जो सेंटर में स्पीच दे रहा हूँ वो तो उस वक्त हुआ ही नहीं था। और मुझे याद है, अब उनको दीदी शारदा जी को याद है कि मालूम नहीं, मैं अहमदाबाद सेंटर में गया था, तो उसने कहा, एक लेक्चर में उसने कहा कि पहले कहावत है, बहुत पुरानी कहावत, कि इंग्लिश की कहावत है कि इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपकी तबीयत बिगड़ी तो कुछ बिगड़ा। इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। पैसे गए तो कुछ नहीं बिगड़ा। बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो वो दीदी ने बोला, वो मुझे आज तक भी याद है। तो आज अनफॉर्चुनेटली थोड़े हम लोग डाइवर्ट हो गए हैं। आज के लोग बहुत सा मानते हैं कि इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ मनी इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। जो आप स्कैम ढूंढ रहे, आज पेपर पढ़ो तो बरसों पहले जो न्यूज़ आते थे आज अलग ही होगा। आज ये स्कैम हुआ, आज ये ईडी रेड हुई, आज वो रेड हुई। क्यों? क्योंकि आज के लोग पैसे के पीछे ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ पैसा नहीं कमाना चाहिए, मैं भी रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ कि मैं जब बॉम्बे में जज था तो रिसेस में हम लोग साथ में नाश्ता करते थे। आज मोस्ट ऑफ देम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है। तो रिसेस के बाद 2 से 2.5 बजे मैं सबको जोक सुनाता था कॉर्नर में जाके। तो वो लोग बोलते थे कि प्रदीप भाई, आपके सुनने के बाद हमें इतना आनंद होता है कि 2 से 2 बजे तक जो वकीलों ने आर्ग्यू किया, हमारा सर दुखाया, वो सर का पेन सब चला गया। मैंने बोला वही तो चीज़ है दुनिया में। अच्छी से अच्छी चीज़ तो वही है कि कोई टेंशन मत रखो। टेंशन रखने से, तो हमारे यहाँ एक जज साहब थे, वो वकील साहब तो कुछ भी आर्ग्यू करते हैं, कभी आपको लगे कि वो बोगस आर्गूमेंट है, फिर भी सुनना तो पड़ता है, आप एंगर तो लूज़ कर नहीं सकते। तो एक जज ऐसे थे कि वो नोटबुक लगते थे, तो जज वकील जो आर्ग्यू करता था वो लिखते रहते थे। तो वकील सोचा कि वो मेरा आर्गूमेंट लिख रहे हैं, मगर वो लिखता था राम 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 राम। और वो वकील तो देखने आना नहीं था, वो जज की तो सीक्रेट नोट होती है, मिनट बुक बोलते हैं। तो वो सोचा कि मैं, जज इतना होशियार है कि मेरा सब आर्गूमेंट लिखता है। और जज ने सोचा कि ये आर्गूमेंट लिखने से तो क्या करूँ मैं, तो बेटर के राम राम लिखूँ तो एटलीस्ट थोड़ा माइंड तो शांत होगा। तो ये जज और वकील, मगर दोनों का कार्य अलग है। हमारे यहाँ एक चीफ जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस धर्माधिकारी, अब रिटायर हो गए। उसने बोले, मुझे कहा कि प्रदीप भाई, मैं हर रोज़ कोर्ट में जाकर मंदिर होके घर में जाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे गलती से भी कोई भी जजमेंट मैंने गलत दे दिया तो ईश्वर को, जज भी आफ्टर ऑल इंसान होता है, तो अगर गलती से कोई जजमेंट दे दिया हो तो ये ईश्वर मुझे माफ़ करना, तो वो जज का ड्यूटी होता है। मुझे एक बार
प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि प्रोफेशन में वकील का क्या रोल है, इसके लिए एक लेक्चर देना था। तो मैं बुक पढ़ के गया, तो वो बुक में ऐसा लिखा था, वो किताब में, कि पहले न्याय जो देते थे वो राजा देते थे। बड़ौदा में फॉर एग्जांपल सयाजीराव गायकवाड़ थे, वो बैठते थे और जो भी लोग झगड़ा करने के लिए आते थे वो उसके सॉल्यूशन देते थे, मगर उसके पास सब नॉलेज एक्सपर्ट नहीं था लॉ का। तो वो ब्राह्मण्स की मदद लेते। ब्राह्मण मीन्स नॉट बाय कास्ट, जन्म से ब्राह्मण नहीं, मीन्स जो लोग स्कॉलर होते, कुछ किताब पढ़े, वो लोग की मदद लेते थे और उसकी मदद लेकर वो न्याय देते थे। न्याय वो तो पवित्र काम, पायस ड्यूटी बोलते हैं। तो राजा को मदद करने के लिए ब्राह्मण होते थे, जो स्कॉलर होते थे वो राजा को समझाते थे कि इसमें ये आदमी सच्चा है, ये गलत है। अब राजा तो रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि न्यायाधीश अब राजा हो गए, मगर वो काम न्यायाधीश पे आ गया न्याय देने का, और ब्राह्मण का काम लॉयर का आ गया, मीन्स स्कॉलर। तो लॉयर की भी वो ड्यूटी होती है, बोलना तो होता ही, वो बेचारा सच बोलेगा तो शायद हार भी जाएगा, तो मगर बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलने का, तो बैलेंस करके ऐसा बोलो कि जैसे जज को भी खुद ऐसा होए कि नहीं भाई वो वकील की बात माननी चाहिए। कई जजेस ऐसा होते हैं कि वकील खड़ा होकर जो भी बोलेगा तो वो सच ही मान लेगा। कई जजेस होता है कि वो वकील बोलेगा तो वो बोलेगा नहीं ठहरो, मुझे बुक में देखने दो, ही विल नॉट रिलाई ऑन द जज। तो वकील का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि कभी जज को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, और जज का ड्यूटी वो है कि पूरा अच्छी तरह से न्याय करना चाहिए। मैंने अब कभी कभी टाइम मिलता है, मेरी एज भी हो गई, बाल भी सफ़ेद हो गया, तो कभी मैं थोड़ा शास्त्र भी पढ़ता हूँ। तो डोंगरे, हमारे डोंगरे महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, उसके भागवत में पढ़ रहा था, और उसका पेज भी मैं नंबर दूंगा, ये मेरी कही बात नहीं है, ऐसा मत होता, पेज नंबर के साथ मैं दूंगा। तो भागवत में, वो तो 500-600 साल पुरानी बात है, तो वो भागवत में ऐसा लिखा है कि एक कौवे का केस एक न्यायाधीश के पास आया। कौवा का केस बिल्कुल गलत था, तो न्यायाधीश को इसने बोला कि साहब मेरा केस तो गलत है, मगर आप अगर मेरे फेवर में जजमेंट देंगे तो मेरे में ऐसी शक्ति है कि आपके पूर्वज क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाप दादा ये सब। उस टाइम जजेस को दूसरे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने सोचा कि भाई मेरे पूर्वज क्या कर रहे हैं, तो वो बेचारा उसमें आ गया। तो उसने बोला अच्छा तो मैं तेरे फेवर में जजमेंट गलत दूंगा तो तू मुझे बताएगा मेरा पिताजी क्या है, मेरी माताजी क्या है, दादी क्या है? क्या बिल्कुल बताऊंगा। तो जज ने उसके फेवर में गलत जजमेंट दे दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भागवत में लिखा है। फिर जजमेंट आने के बाद उसने बोला अब मुझे ले जा, कहाँ है मेरा पिता, कहाँ है मेरा माता? तो वो उसको ले गया दूर, तो एक नाले था, कीड़ा, नाले में 2-4 कीड़े थे, कि बोले ये जो एक कीड़ा है वो तेरा बाप है, वो दूसरा कीड़ा है वो तेरी माँ है। तो जज रोने लगा कि ये हंसा। तो उसने कहा कि जिसका बेटा इसका न्याय देता है तो उसके पूर्वज का यही हाल होता है। भाई और बहनों, ऐसा मत माना कि मजूमदार जज बोल रहा है, ये भागवत बोल रहा है, और वो 500 साल पुरानी बात है, वो तो धर्म में लिखा है, मगर इसके ऊपर एक कॉमेडी सिचुएशन भी हुआ है, सटायर। ये बात तो जोक की है, वो सच बात थी। तो एक जज के पास ऐसा ही एक जज था, कौवा जज हो गया एक बार। तो उसके बाद एक हंस और हंसनी का केस आया, तो वो हंस और हंसनी एक दूसरे हंस के घर में रहने लगे। तो वो दूसरा हंस उसकी पत्नी को छोड़ नहीं रहा था कि वो नहीं ये तो मेरी वाइफ है। तो उसका हस्बैंड बेचारा रोने लगा और जज के पास गया, वो कौवा था। उसने बोला कि भाई मैं तो रात सोने गया और अब मेरी बीवी को छोड़ता नहीं है ये। तो फिर वो क्रो ने जजमेंट दिया कि नहीं नहीं ये तो तेरी पत्नी है। जिसने किडनैप किया था, जो लुच्चा आदमी था, जिसने उसकी बहरी पर खोटा क्लेम किया था, उसके फेवर में जजमेंट दिया। मगर उसके जजमेंट देने के बाद जो गलत हंस था वो रोने लगा। तो वो कौवे ने बोला भाई मैंने जजमेंट तो तेरे फेवर में दिया है, तू रोता क्यों है? कि साहब मैं इसलिए रोता हूँ, इंग्लिश में है मैं हिंदी में बोलूँगा, कि व्हाट विल हैपन टू जस्टिस आफ्टर यू रिटायर। आपके रिटायरमेंट होने के बाद न्याय का क्या होगा? ऐसा न्याय। तो वो तो सिस्टम पे सटार है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मैं रिटायर हूँ तो कोई ऐसे आंसू मत बहाए कि न्याय का क्या होगा। जिसके आंसू आए वो दिल से आंसू आए कि ये क्यों रिटायर हुआ। और अब मैं मेरे बारे में कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं जब बम्बई से गुजरात ट्रांसफ़र हुआ तो बॉम्बे बार एसोसिएशन बोलते हैं, तो बॉम्बे बार वालों ने मुझे सेंड ऑफ दिया।
मीन्स बाय बाय, गुड बाय। तो उसके प्रेसिडेंट थे, बहुत सीनियर लॉयर थे, रोहित कापड़िया करके, अभी भी है। उसने उसके लेक्चर में कहा कि इंग्लिश में कहा, फिर मैं हिंदी में कहूँगा कि जस्टिस मजमूदार कोर्ट वाज सच दैट बोथ द साइड लॉयर कम्स टू कम विथ हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस, सो नोबडी न्यू हु हैज़ वन और हु हैज़ लॉस्ट। कि उनके कोर्ट के बाहर आने से दोनों वकील हंस के आते थे, तो कौन जीता कौन हारा मालूम ही नहीं होता था। मैंने बोला वो आपने मुझे ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट दिया कि हारने वाला भी मानता है कि मैं सच हारा। तो दोनों साइड जब खुश होकर आपकी कोर्ट से बाहर आए तो उसको जज से ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन, और वही न्याय है। और ऐसे भी होते कि जज जो न्याय करता है तो वकील जो आर्ग्यू करता है, अब कोई होशियार वकील ऐसा एविडेंस लेके आएगा तो जज बेचारा न्याय देगा, वो शायद न्याय सच है कि नहीं वो भी मालूम नहीं, मगर वो तो एविडेंस के मुताबिक ही जजमेंट होगा। किसी ने मर्डर किया, खून किया कि नहीं, मगर एविडेंस ऐसा आ गया कि खून नहीं किया है तो खूनी भी छूट जाएगा। जज का पावर्स इसलिए लिमिटेड, क्योंकि वकील जो आर्ग्यू करेगा एविडेंस के हिसाब से उसको करना पड़ेगा। तो एक वकील साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपील कोर्ट में वो केस जीत गया, तो उसने उसके क्लाइंट को तार किया, सत्य का विजय हो गया। अब वैसे तो उसका केस गलत था मगर वो जीत गया। उसने लिखा ट्रूथ सक्सीड्स, ट्रूथ का सक्सेस, सत्य का विजय हो गया। तो उसके क्लाइंट ने बोला जल्दी अपील करो। तो ये सब सिस्टम है, पार्ट ऑफ सिस्टम। मगर मैं वही कहना चाहता हूँ कि न्यायाधीश और जज दोनों का एक ही काम है कि जो भी आदमी आपके पीछे, अल्टीमेटली हमारे पीछे जो आदमी बैठा है, मैं जज हूँ आप वकील हो, हमारे पीछे जो आदमी बैठा है उसका ही हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए। एक वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे, जज को बहुत गुस्से में उसने कर दिया। तो फिर जब मैटर शुरू हुई, सीरियस आर्ग्यूमेंट, तो उसने कहा कि साहब मैंने आपको बहुत गुस्से में बोल दिया तो मेरा केस तो नहीं बिगड़ेगा। तो जज ने फाइल बंद की, ये सच बात है, मैं भी प्रेजेंट था जूनियर लॉयर। जज ने फाइल बंद करके बोला कि मिस्टर आप क्या सोचते हो कि मैं आपका मुंह देख के केस डिसाइड करता हूँ? अगर ऐसा हो तो मुझे आपका सब केस डिसमिस करना पड़ेगा, मैं आपके पीछे देखता हूँ। तो जज का काम क्या है, वो वकील को नहीं देखता है, पर पीछे जो आदमी बैठा है बेचारा न्याय लेने के लिए, और न्याय तो बहुत पवित्र काम है और वो ही करना चाहिए। अब आपको अगर मालूम हो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है चित्रगुप्त आदमी जब मर जाता है तो चित्रगुप्त उसको लेने का आता है, और वहाँ उसका न्याय, हम जो न्याय करते हैं वो फाइनल नहीं है, अल्टीमेट न्याय तो ऊपर होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो चित्रगुप्त ऊपर ले जाता है, तो वहाँ फिर भगवान पूछता है कि भाई तूने ये किया? वो बोला मैंने नहीं किया। तो चित्र यानी जो आजकल मॉडर्न वीडियो है उस वक्त भी था, चित्र यानी वीडियो, गुप्त यानी सीक्रेट। तो ये सीक्रेट वीडियो ईश्वर बताएगा कि देख ये किया। वो बोला हाँ ये तो किया है। सो चित्रगुप्त इज ऑल्सो टेकिंग योर सीक्रेट वीडियो। तो आपका हर रोज का जो भी आप करते हो वो चित्रगुप्त देखता है, वीडियो पाता है। ये वीडियो मीन्स यहाँ वीडियो, आज प्रोग्राम का वीडियो मैं नहीं कहता हूँ, चित्रगुप्त का वीडियो के पास आपका कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ तो आप वो भी बोल सकते हो कि ये डेकोरेट किया है। आजकल वो आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि डेकोरेट है, ये मैं हूँ नहीं, मेरा आवाज़ नहीं है। वहाँ आप चित्रगुप्त के वीडियो में आप कह नहीं सकते। तो व्हाट आई से कि आपका ऐसा जीवन जीना चाहिए। और इसे पवित्र जस्टिस देसाई ने बोला कि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब आप भूल जाते हो, और यहाँ आने के बाद कोई ऐसा आपको फीलिंग होता है एज इफ़ यू आर इन वर्ल्डली स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मैं आपको ओके करता हूँ। और मैं एक दो एग्जांपल, टाइम ज़्यादा है 5 ही मिनट लूँगा, कि जज को भी कॉमन सेंस मीन्स कॉमन सेंस यानी कि क्या होता है वो प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं जब बम्बई में जज था तो मेरे पास एक ऐसा केस आया कि एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो अमिताभ बच्चन का डॉक्टर था, जूहू में रहता था, और उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, मगर दोनों में डाइवोर्स हो गया, दोनों छूटे हो गए। और जो लड़का था 5 साल का, वो पत्नी के साथ रहता था। तो डाइवोर्स के बाद, अब जब डाइवोर्स होता है, हिंदी में डाइवोर्स को तलाक के बाद, आई एम सॉरी, तो तलाक के बाद लड़का तो माँ के साथ ही रहता है, छोटा है। तो सवाल ऐसा आ गया कि वो औरत ने नई शादी करके नए हस्बैंड का नाम लड़के पे रख दिया। तो पुराना हस्बैंड कोर्ट में आया कि साहब तलाक होने के बाद भी मैं तो नेचुरल फादर हूँ, तो वो मेरा नाम कैसे चेंज कर सकती है? कितने जजों के पास ये घूम के केस आया था, 3 साल हो गए थे। तो दोनों मेरी चैम्बर में आए,
तो मैंने बोला बहन जी आप उसका नाम कैसे चेंज करती हो, वो तो आप नए हस्बैंड का नाम ये लड़के को नहीं हो सकता है, पुराना ही रहता है। उसने बोला साहब मेरा लड़का इतना होशियार है कि हर स्कूल की कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आता है और फर्स्ट प्राइज़ में पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो मैं और मेरे नए हस्बैंड जाते हैं तो हस्बैंड का नाम पूछते हैं, पिता का नाम, तो इसका नाम मुझे बहुत एम्बेरसिंग लगता था, तो मैंने नाम चेंज करके नए हस्बैंड का नाम दिया। अब मैं क्या करूं, तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि भाई आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, अमिताभ बच्चन के डॉक्टर थे, बहुत बड़ा डॉक्टर, तो आपको आपके बच्चे पे प्रेम है? बोला है। तो मैं बोला तो फिर इसका नाम बेचारी का रहने दो, नए हस्बैंड का। वो बोला मुझे सब वादा नहीं है, आप कायदे से उसका नाम दे सकते हो तो दो, कोई किताब ढूंढ कर बताओ। बहुत अगले कोई जज ढूंढ नहीं सकते थे। मैंने बोला इसका उपाय है 2 ही मिनट में। तो क्या? मैंने आप बोला दोनों हिंदू हो? तो बोला हाँ। मैं को हिंदुओं में एडॉप्शन जो दत्तक विधि बोलते हैं, आप ये लड़के को उसको दत्तक दे दो तो उसका नाम आ जाएगा। वो बोलता साहब, तो 3 साल वाला केस 3 मिनट में ख़त्म हो गया। तो न्यायाधीश का काम भी वही है कि अगर झगड़ा सेटल हो जाए तो झगड़े सेटलमेंट का ट्राई करना चाहिए। तो मैं लास्टली तो ऐसा ही कहूँगा प्रजापिता विश्वविद्यालय से कि आप लोग कोर्ट में जाते हो, अगर आप स्वर्णिम भारत है 75 साल हो गए हैं, कुछ ऐसा आप प्रयोग करो कि कोर्ट में जाने से पहले आप ऐसा कुछ लोगों को बुलाओ कि भाई किसके झगड़े हो तो यहाँ आओ, तो सेटलमेंट। और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसे कितने भी जजेस रिटायर्ड और लॉयर्स अपनी सेवा देंगे, दोनों को समझाएंगे। कोर्ट में जाने से पहले शायद 5-15 केस भी सेटल हो गए तो वो बहुत पवित्र काम होगा। अगर आपको ये सजेशन मंजूर हो तो आप देख लेना। तो मैंने तो डॉक्टर का एग्जांपल दिया, मगर इतना कितने केसेस है जो 10 मिनट में सेटल हो सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप विचारना। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी आपने दिया। और सब दीदियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि दीदी रतन मोहिनी जी जो हेड ऑफ चार्ज है, उसके कैप्टनशिप में वो जो कैप्टनशिप बराबर कर रही है, जैसे लेडीज़ क्रिकेट में बड़ी बड़ी कैप्टन होती है, आजकल तो लेडीज़ बहुत आगे आ रही है दर एक फील्ड में। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हमारे दादा ने तो बहुत पहले वो सोच लिया था, तो कितना आगे उसका थिंकिंग था आप देखो। तो मैं एक ही कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा, और अगर मुझे मौका मिले तो इससे भी अच्छा और बिल्कुल स्वच्छ अभियान चालू रखो। जूरिस कॉन्फ्रेंस आप करते हो, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस आप करते हो, एजुकेशन की करते हो। मेरे बुलाने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, मगर हर साल रेगुलरली करते रहो, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। सबने मुझे सुना, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी.बी. मजमूदार जी। आपने स्त्री शक्ति के सम्मान के बारे में कहा और ये भी सभी को एक कार्य दिया। समझो कि जितने भी केसेस आप डिसाइड कोर्ट के पहले वहाँ पे कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, आप करें तो जल्दी न्यायदान होगा। और मुझे लगता है कि अवश्य ही आप सभी इसमें सहमत होंगे। ऐसे है ना? सभी हाथ उठाएंगे अगर सहमत है तो। बहुत अच्छी बात कही जज साहब आपने। और ऐसे ही सब करेंगे भी। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी यही सिखाया जाता है कि जितना हो सके अपने बातों से ही सबको, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से ही दूसरों को सिखाना है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और सभी ने सीखा भी है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने पहले ही नारी सशक्तिकरण का कार्य शुरू किया 1936 में, जबकि भारत में तब पर्दा प्रथा होती थी। तो भाई साहब ने भी कहा कि जो कन्याएं आई थी उनको भाई साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसलिए मैं उन कन्याओं को फिर से बुलाना चाहती हूँ। कुमारी दिया, कुमारी आरती, आप आए और इनसे सम्मान प्राप्त करें। गुलदस्ते से आपका स्वागत करेंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी इन कुमारियों का स्वागत करेंगे। थैंक यू भाई साहब।